10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सेक्शन 45(1) देखा था चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 देखा था क्या, कैपिटल एसेट। सेक्शन 247 देखा था क्या, ट्रांसफर। सेक्शन 47 देखा था ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सेक्शन 242A देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, याद आया। सेक्शन 48 देखा था हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन, कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन, और उसमें हम लोगों ने 5 प्रोविजो देखे थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने नहीं करवाया था, और फिफ्थ, याद आया। ये कॉम्प्यूटेशन के तरीके थे। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने इतने ही सेक्शंस देखे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस होली और एक्सक्लूसिवली। इसके बारे में बात की जाए, इसको डिफाइन किया गया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों को डिफाइन किया गया है सेक्शन 55 में। किसमें? सेक्शन 55। ढंग से सुनेंगे, मजेदार है। इस सेक्शन ने दो चीजों को डिफाइन किया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए प्लेन इसने दो चीजें बोली। शैल बी nil in following cases। वो कौन से केसेस हैं जब हम नील ले लेंगे, सोचेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं, और हम क्या ले लेंगे? नील। यानी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द फॉलोइंग केसेस शैल बी टेकन टू बी नील, शैल बी टेकन टू बी नील। वो कौन से ऐसे केसेस है जहां पर हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सोचेंगे ही नहीं? पहला, गुडविल ऑफ अ बिजनेस। ये हमेशा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होगा। कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं आप, कैसे पता लगाओगे? नो वन कैन मेजर दैट। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने का राइट रखते हैं, अधिकार रखते हैं, तो उसका भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लिया जाएगा? नील लिया जाएगा। क्लियर? सोच रहे हैं क्या इसमें? सोचेंगे ही। राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, इनको भी हम क्या लेंगे? नील। अगर आपको किसी सामान बनाने के लिए राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया, तो उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील लिया जाएगा। क्या नील लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग। क्लियर? सोचो भी मत और आंख बंद करके क्या ले लो? नील।
सर तो ये दूसरा केस क्या है? अदर देन दीज, इनके अलावा, अगर इनके अलावा कोई एसेट है तो कहा गया या तो वो इंप्रूवमेंट किया गया होगा बिफोर 1481 या ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 81। अगर 1481 या उसके बाद किया गया है तो अब याद आ गई होगी लास्ट क्लास तुम लोगों को जब मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के मामले में एक केस कि 1481 के पहले का कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आंख बंद करके क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, नील। ऑन अदर एसेट्स नील। और इनके लिए एक्चुअल अमाउंट जो इनकर की हो, सोचना है क्या कुछ, जो एक्चुअल अमाउंट होगी वो ले लेंगे। इसमें तो ये भी नहीं सोचना है 1481 के पहले का है या बाद में, इन तीनों में तो हमेशा नील ले लो। अभी अभी करवाया 1 साल पहले खर्च, नील ले लो। बाकी एसेट्स के केस में हमें देखना पड़ेगा 1481 के पहले का है या 1481 और उसके बाद का है। अगर 1481 या उसके बाद का है तो जितना खर्च किया आपने, अगर उसके पहले किया है तो नील। लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं। लिख लिया तो थोड़ा जल्दी करें ना। राकेश बोलो बाबू, समझ में आया तुमको? आओ उधर, मनमोहन सिंह साहब, हाँ बताएं। नहीं रुके ही हैं। मैंने केवल अब तक इतना समझाया कि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन 3 चीज़ों का हमेशा और हमेशा नील लेते हैं। कितना लेते हैं? नील। पहला, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन इन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और एनीथिंग। लेकिन हाँ, अगर इन 3 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो हम ये देखते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाकी चीज़ों पर अगर लगाया गया है तो क्या नील लेते हैं? ना। अगर 1481 के पहले का कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा किसी भी एसेट पर होगा तो नील लेंगे, लेकिन हाँ 1481 के बाद का होगा तो एक्चुअल अमाउंट लेंगे। ये चीज़ तो मैंने लास्ट क्लास में ही तुम लोग को बता दी थी। क्लियर है? लेकिन इन 3 चीज़ों का 1481 के पहले हो या बाद में हो हमेशा नील। अब हम बात करेंगे किसकी, बोलो ना। और साथ साथ मत बनाना क्योंकि 2 बार 3 बार किताब का मतलब पेज को काटना पड़ेगा। देखो इधर, सेक्शन 55 ने एक और चीज डिफाइन की और वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले इसने डिफाइन किया सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। इसको पहले देखेंगे हम लोग क्या होता है। उसके बाद इसने कहा शेयर्स और सिक्योरिटीज। इसके बाद इसने कहा अदर एसेट्स। अब बोर्ड कम पढ़ने वाला है ना। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये एसेट्स हमारी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होती हैं। ये एसेट्स हमारी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स होती हैं। कितनी?
कितनी कितनी क्या होती हैं? ऐसी एसेट्स जो सेल्फ जनरेट की गई हूं। पहला, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, गुडविल ऑफ अ बिजनेस, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड होती है, इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की जरूरत, जैसे से टाइम बीतता है बिजनेस या प्रोफेशन की गुडविल क्या होती है? बढ़ती है, सेल्फ जनरेटेड। दूसरा, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, अगर हमें कोई बिजनेस करने का अधिकार दिया गया है एक्सक्लूसिवली, तो वो भी मेरे लिए क्या है? एक कैपिटल एसेट है और सेल्फ जनरेटेड है। दूसरा, तीसरा, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, बोलो ना, ये भी मेरा क्या है? सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस, ये देखें, ये ICAI का ट्रेडमार्क है ना? अगर ये ट्रेडमार्क कहीं भी मिल जाए तो तुम लोग तुरंत समझ लोगे क्या है ये? ICAI का है। ये ICMAI ICWI इंस्टीट्यूट का ट्रेडमार्क है। अगर ये दूर से ही दिखाई दे जाए तो समझ लोगे ये क्या है? हाँ या ना? ये असाइनमेंट पर अगर पिंटू दिख जाए तो समझ लोगे ये कहाँ का है। कहने का मतलब ये है, ये ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम है जो किसी बिजनेस के साथ क्या हो जाते हैं। अगर ऐसे दिखा दे तो क्या समझोगे? थम्स अप, अंगूठा नहीं। ट्रेडमार्क की बात हो रही है। हमेशा जो तुमको दिखता है घर पे वही तुम यहाँ भी दिखा रहे। सर इसके तो डेली हम आदी हो चुकी है, तो अरे ये बेस्ट ऑफ लक होता है। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस। टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट, आप किसी मकान पर किराए पे रहते हो, 20 साल हो गए, 12 साल हो गए, अब आपका अधिकार हो गया उस मकान पर। क्या हो गया? आपका नहीं है मकान, आप किराएदार हो, लेकिन अब उस पर जम करके बैठेंगे, कोई हटा नहीं सकता, सरकार भी मेरे साथ है। उसको हम कहते हैं टेनेंसी राइट। क्या बोलते हैं? उल्टा मकान मालिक कहेगा मेरा घर खाली कर दो, ये लो 20 लाख रुपए मेरा घर खाली कर। तो बताओ, आज तक उसने किराया 5 लाख नहीं दिया, 10 लाख नहीं दिया, और 20 लाख रुपए ले करके वो घर खाली करवा रहा है। ये घर किराए पर दिया था या सजा करवाई थी? काले पानी की सजा हो गई ना ये तो वही चीज है। टेनेंसी राइट क्या है? ये टेनेंसी राइट। लूमार्स रूट परमिट, लूमार्स हैंडलूम वगैरह कारखाने जानते हो ना, पूछना मत क्या होता है। आगे चलते हैं। रूट परमिट, रूट परमिट की अगर बात करें तो तुम लोग ट्रक पर देखते होगे जो ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ होती है, नेशनल परमिट, स्टेट परमिट, हाँ है ना, इस जगह से यहाँ तक का परमिट, वो परमिट मिलता है। ये राइट होता है जो अपने आप जनरेट होता है। धीरे धीरे आपका दायरा बढ़ाया जाता है। अगर आप कोई एक्सीडेंट ना करें, मान लिया आप ड्राइवर हैं, 10 साल आपने गाड़ी चलाई, ट्रक चलाई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, स्टेट परमिट मिल जाएगा। और उस गाड़ी से और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नेशनल परमिट मिल जाएगा उस गाड़ी को। बात समझ में आई? ये है रूट परमिट। ये सारी की सारी क्या हैं?
सेल्फ जनरेटेड कितनी होती हैं? 7। पहला बताया गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस, टेनेंसी राइट, लूम आर्स एंड रूट परमिट। क्लियर? अगर ये एसेट्स सेल्फ जनरेटेड हैं, सर क्या बात कर रहे हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। क्या मैं तुम्हारा बिजनेस नहीं खरीद सकता? तुमने अपने बिजनेस में गुडविल नहीं बनाई है क्या? बनाई है, और मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूं। मैं किसी की सेल्फ जनरेटेड एसेट नहीं खरीद सकता? नहीं खरीद सकता? खरीद सकता हूं। अगर वो सेल्फ जनरेटेड एसेट मैंने एक्वायर की है या परचेज की है, तो कहा गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द एक्चुअल अमाउंट, जितना पे किया गया है। बात खत्म। बोलो, नहीं समझ में आया? यहां तक नहीं आया होगा, आ गया। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में हम टोटल एसेट्स को 7 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। अगर ये सेल्फ जनरेटेड एसेट्स एक्वायर्ड हैं तो एक्विजिशन प्राइस, अगर सेल्फ जनरेट की गई हैं ये सेल्फ जनरेटेड एसेट्स तो नील, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एक केस लॉ था, उसमें ये डिसीजन दिया गया था। कौन सा डिसीजन दिया गया था? कि अगर कोई बंदा अपनी गुडविल को बेचता है तो सेल कंसीडरेशन तो हम लोग जान सकते हैं। अच्छा, अपनी गुडविल को तूने कितने में बेचा है? 10 लाख में। सामने वाला कहेगा हाँ। अच्छा, माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कहा गया, प्ली दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इनडिटर्मिनेट। It is not possible for us to calculate the amount of cost of acquisition because over the life of the business in past year we have incurred so many expenditure towards that and we don't know what's the proportion of the expenditure has made our goodwill. हमें पता ही नहीं कि हमारी गुडविल में कितना कंट्रीब्यूशन। मैंने 1 लाख रुपए ऐड पर खर्च किया, मैंने तो सोचा कि पूरा रेवेन्यू है, लेकिन उसने मेरी गुडविल प्लस की नहीं की, कहीं ना कहीं दूसरी जगह कितने रुपए की गुडविल प्लस की, क्या हम जान सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू मेजर दैट? हम तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी गुडविल बढ़ रही है, क्या बता सकते हो कितने रुपए की बात और कितने रुपए का खर्च करने से गुडविल बढ़ रही है? इट इज इनडिटर्मिनेबल। हाँ या ना? इनके पापा ने मेरी तारीफ की उसके घर में जा करके, वो हमें जानता भी नहीं है, मेरी गुडविल बढ़ी, कितने से बढ़ी क्या मुझे पता चला? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इनडिटर्मिनेट। हाँ या ना? तुम लोग किसी सामान की तारीफ करते हो, घर पे कोई सामान आया, टीवी, सैमसंग टीवी बड़ा अच्छा है, कौन सा लेने जा रहे हैं आप? कहेगा एलजी का। ना, आप सैमसंग ले लो। दूसरा कहेगा नहीं एलजी ले लो। देखो तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी की तारीफ करके उसकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स यानी गुडविल को आप प्लस कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं कितने रुपए का प्लस कर रहे हैं? नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वॉज इनडिटर्मिनेबल। दैट वॉज द प्ली गिवन बाय द अपीलेंट, जो अपील करता था। तो कहता था जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनडिटर्मिनेबल है तो सेल कंसिडरेशन हमारा पूरा कैपिटल गेन माफ, और कहा गया हाँ हाँ बिल्कुल माफ। बाद में रूल आया नहीं बेटा, कैपिटल गेन माफ नहीं। अगर आपने सेल किया है 10 लाख तो हम आपको बता देते हैं ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। क्यों टेंशन ले रहे हो? टैक्स दो। टेंशन किस चीज की? हम बता रहे हैं कितना होगा। अब बताओ, टैक्स लगा लोगे ना? अब तो नहीं समझ में आई। पहले प्ली क्या दिया जाता था? इनडिटर्मिनेबल, जिससे पूरा का पूरा कैपिटल गेन माफ हो जाता था, टैक्स लगता ही नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को हेल्ड किया। बाद में उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या किया गया? सुपरसीड किया गया बाय मेकिंग अ प्रोविजन इन द एक्ट कि इन चीजों के केस में हमारा सेल्फ जनरेटेड एसेट्स अगर खुद का किया हुआ है तो नील, अदरवाइज। प्रॉब्लम आई गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, गुडविल ऑफ अ बिजनेस नहीं, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। माफ करो, छोड़ दो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज तक उसकी क्या है? इनडिटर्मिनेबल है। नहीं समझे? यहां किसको कवर किया गया? क्या प्रोफेशन कवर हुआ? तो प्रोफेशन कहां कवर होगा? इनडिटर्मिनेबल में। तो कैपिटल गेन कैलकुलेट
नहीं होगा। क्लियर है? पक्की बात? कुछ सोचोगे अब इसमें? मैं हटाने जा रहा हूं, जगह ज्यादा से ज्यादा छोड़ना उधर। ये हटा देना। अब हम किसकी बात करेंगे? शेयर नहीं, शेयर्स और सिक्योरिटीज। शेयर, देखो ये शेयर कितने शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। या तो मैंने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे होंगे, नहीं नहीं, या तो मैंने राइट शेयर्स खरीदे होंगे, नहीं, बोलते क्यों नहीं, या फिर मैंने बोनस शेयर्स खरीदे होंगे। बड़ा टेंशन है। अगर मैंने ओरिजिनल शेयर्स खरीदे हैं तो क्या फ्री में मिलते हैं? फ्री में बंटते हैं ओरिजिनल शेयर्स, पैसा लेकर बांटे जाते हैं। पक्की बात है। अगर बिफोर 1 अप्रैल 81 है और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 81 है, तो तुम लोग को हमें कुछ भी बताने की तो जरूरत ना है। मैंने तुम लोग को ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 81 के पहले है तो तुम्हारी मर्जी है, या तो उसकी हाँ बोल लो, नहीं बोल ही लो, या तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ले लो या 1481 का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। याद आया? ऑप्शन दिया गया है, और ऑप्शन क्या होता है? विच एवर इज, अच्छा हायर, विच एवर इज हायर। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? क्योंकि 1481 का हम बेस वैल्यू लेते हैं 100, 81 82 81 82 का इंडेक्सेशन के समय। तो मैंने कहा था ये इम्पार्शियलिटी क्यों, 73 74 याद है लिखा था, और नीचे 81 82 लिखा था। तो मैंने कहा था फिर इसको भी 81 82 कर दो और फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर है, यहां तो एक्चुअल कॉस्ट ले लो या 1481 की फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज बेटर टू यू, विच एवर इज इन बेनिफिट टू यू, मींस बेनिफिट टू द एसएससी। पक्की बात है ना? तो अगर 1481 के पहले है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू कब का? 1481, विच एवर इज हायर। बोलो ना। और अगर कोई एसेट 1481 की बात की है तो उसमें सोचने की कोई जरूरत है क्या उसको 1481 का फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा? ना बाबा ना, उसको सीधे सीधे उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही मान ली जाएगी। क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये हो गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पक्का ना? आगे चलें। राइट शेयर। राइट शेयर फ्री में मिलते हैं या पैसा दे करके? राइट शेयर कैसे मिलते हैं? क्या फर्क होता है राइट शेयर्स और ओरिजिनल शेयर्स में? राइट शेयर्स जब कंपनी फर्दर इश्यू करती है शेयर्स, ऑलरेडी कंपनी अलॉटमेंट कर चुकी है एक बार आप लोगों को, now again after completion of 2 to 3 years 5 years 6 years the company is thinking to further raise the fund, the company wants to raise additional fund. Now the company will give you the first opportunity to you, they'll ask first of all from you that are you ready? किस लिए रेडी? डांस करने के लिए। Are you ready to buy our further shares? First right will be given to you, first priority will be given to you, that's why these are known as right shares. सस्ते पर मिलेंगे या महंगे पर मिलेंगे? सस्ते पर। किसने कहा सस्ते पर? कहाँ लिखा है सस्ते में मिलता है? कहाँ लिखा है सस्ते में मिलता है? ये कौन सी बात होती है? अरे तुम नहीं लोगे तो सड़क पर हम देंगे जो जा रहा है बंदा,
उससे हम ज्यादा पैसा वसूलेंगे, तुमको क्यों देंगे? तुमको मैंने केवल एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि तुम खरीदो, बिकॉज ऑलरेडी यू आर द शेयर होल्डर ऑफ आवर कंसर्न। और कंपनी के 100 शेयरों में तुम्हारा हिस्सा ऑलरेडी कितना है? 20। तुम्हारी अकेले की बात कर रहे हैं। अगर कंपनी 50 शेयर और इश्यू करती है और दूसरे लोगों को दे देती है, तो अब तक तुम्हारे पास 100 का 20 यानी 20% था। अब 150 का 20 हो जाएगा, लगभग 12 से 15% आ जाएगा, नियर अबाउट 12%। हो गया ना लोचा, हो गया ना गड़बड़, तुम्हारा डाइल्यूशन हो गया। क्या हो गया? डाइल्यूशन। कितना परसेंट आ रहा है बताओ तो? 150 का 20 कितना होता है? अरे 150 का 20 कितना होता है? 20 डिवाइडेड बाई 1। इतनी मार खाओगे तुम लोग, कौन सा हिसाब किताब लगाते हो? कितना बाबू? 13.33। ये परसेंटेज होता है, ठीक है ना? देखो ना, अब तक तुम कितना हेल्ड कर रहे थे? 20%। अब तुम्हारा टोटल कंपनी में शेयर कितना हुआ? 13%। क्या तुम्हें यह बर्दाश्त होगा कि कोई तुम्हारे अधिकार पर कब्जा करे? अब तक तुम कंपनी के 20% के मालिक थे, अब फर्दर इश्यू होने के बाद 13%। तो कंपनी कहती है आप अपना राइट मेंटेन करना चाहते हो, 20 को 20 मेंटेन करना चाहते हो, बोलो ना हाँ, तो खरीद लो, सस्ते में कौन सी बात होती है। अब क्लियर हुआ? सस्ता महंगा नहीं देखना, हो सकता है महंगा दे रही हो कंपनी, उससे क्या लेना देना। चलो, राइट शेयर्स यानी पैसा दे करके ही हम खरीदेंगे। फिर से वही प्रॉब्लम, क्या ऐसे शेयर मैंने बिफोर 1 अप्रैल 81 लिए थे? बोलो हाँ या ना। और अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 81 है तो क्या होगा सर? होना क्या है, हम लोग तो सीख ही चुके हैं, कुछ नया बताने की जरूरत है क्या? जो दोनों में से, और यहां पर क्या आ जाएगा? और ये क्या बन गया मेरा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर है? बोलो। अब आते हैं किसकी बात करते हैं? बोनस शेयर्स की। सेम यही कहानी फिर से रिपीट करते हैं बोनस शेयर्स के केस में। बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं या पैसे देकर मिलते हैं? ऑलवेज एट निल कॉस्ट। 1481 के पहले भी आया होगा तो 0 रुपए में, 1481 के बाद आया होगा तो 0 रुपए में, बोलते ना। तो बिफोर 1 अप्रैल 81, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 81। अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने कहा काटना पड़ेगा, याद रखना। मैंने पहले ही बोल दिया था, टेंशन ना लेना, पहले समझ लो। तुम लोग लिखने में बड़ा मजा लेते हो ना, लो ले लो बेटा, लिखो, पूरा लिखो। अच्छा अच्छा, कुछ दूसरा लिख रहे थे क्लास में? इधर देखो, अगर ये 1481 के पहले है तो कॉस्ट और FMV ऑन 1481 विच एवर इज, बोलो ना। अरे इंसान, ये बोलने से पहले तुम्हारी जबान रुक क्यों नहीं गई? हाँ बोलो। कॉस्ट तो इसका हमेशा 0 ही रहेगा, तो बेनिफिशियल हमेशा क्या रहेगा? कॉस्ट तो हमेशा इसका 0 रहेगा, तो ये तो हमेशा हायर ही रहेगा। तो सोचना क्या है, यहां पर क्या लिख दें? FMV ऑन 1481। कॉस्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब भी खरीदो इधर खरीदो, उधर मिलेगा या इधर मिलेगा, बोनस शेयर हमेशा फोकट में मिलेगा, तो उसकी कॉस्ट तो हमेशा 0 होगी। लेकिन ये हमेशा ज़्यादा होगा 1481, तो यही ले लेंगे। तो कंफ्यूजन अब नहीं ना होगा क्यों लिया सर, ये रटना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं है, तुम रख लो 0, कॉस्ट रखो 0, फिर FMV अपने आप आंसर वही आएगा। 1481 के बाद तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल। ये हो गया क्या हमारा?
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इतना अगर हो गया है तो नोट कर लो, क्योंकि मैं फिर काटूंगा इसको थोड़ी एक जगह समझाने के लिए। थोड़ी जल्दी करेंगे। हटा सकते हैं। नोट हो गया। आगे वापस कहाँ पे, ये वो राइट शेयर्स है जिनको हमने अवेल किया है। अच्छा सर, ये कौन सी बात होती है अवेल किया है? अवेल का मतलब हमको कंपनी ने अधिकार दिया, बोलो इतने शेयर्स हम तुमको राइट शेयर्स में दे रहे हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स हैं, हम तुमको 2:1 का ऑफर दे रहे हैं। मतलब 1000 के बदले 2000 या 1000 के बदले 500? बोलो ना, 1000 के बदले 500। तुम लोग को इतना क्या बोले, तुम लोग बिल्कुल गलत हो। 1000 के बदले 500 कितना? ये किसने कहा? ये किसने कहा 2 पे 1 है? नहीं, किसने कहा 2 पे? कहाँ लिखा है रेशियो? बताओ क्या डिफाइन करता है? वही तो पूछो ना सर, ऐसे कैसे डिफाइन करता है? अब सुनो, इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर। 2:1 शेयर्स हेल्ड गो टू, सॉरी शेयर्स हेल्ड, हाँ बताओ, गो टू एल नहीं है, बताओ। अब बताओ क्या निकला, 1 के बदले 2 या 2 के बदले 1? अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बोलो 1000 के बदले कितना? तो पढ़ने का तो पहले टेक्निक सीखो। इसका मतलब होता है 2:1 का मतलब होता है 2 for 1, 2 के लिए 1। क्यों नहीं, 1 के बदले 2, 2 for 1 शेयर्स हेल्ड। क्लियर? अब याद रहेगा ना, तुम्हारे पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स थे, कंपनी ने तुम्हें 1:2 का ऑफर दिया है? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, 1 for 2 शेयर हेल्ड, यानी अब 500 शेयर मिलेंगे। अब या तो तुम 500 उन शेयरों को जो नए राइट शेयर्स हैं कंपनी से खरीद लो 20 रुपए में, जबकि उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। तुमने उनको खरीद लिया, उसको कहेंगे अवेल्ड, तो कॉस्ट कितनी आएगी ये? हाँ या ना?
अगर 1,481 के पहले है तो कॉस्ट 20 रुपए, एफएमवी जो हो देख लेना। इसको हम कहते हैं राइट शेयर को अवेल करना। दूसरा होता है राइट शेयर्स को बोलो रिनाउंस कर देना। अधिकार किसका? तुम्हारा। तुमने कहा ये 500 शेयर हम नहीं खरीदेंगे, छोड़ दो, छोड़ दिया, न पैसा आया न पैसा गया, झंझट खत्म। राइट को तुमने अवेल नहीं किया, जीरो हो गया। लेकिन तुम्हारे पास एक मौका था उन राइट्स को अपने किसी जान पहचान वाले को सेल कर देने का। मौका मिला था तुमको। तुमने क्या किया? अपने दोस्त से पूछा तुम खरीदोगे ये 500 शेयर? हमको मौका मिला है, कंपनी बड़ी अच्छी है। तो उसने कहा हाँ हाँ खरीद लेंगे। तो तुमने कहा हर एक शेयर का 2 रुपया तुम हमको दोगे, एक शेयर खरीदोगे 2 रुपया तुम हमको दोगे। तो उसने कहा मैं कंपनी को कितना दूंगा बाकी? कितना? 20। कंपनी क्यों रोकेगी अपना पैसा तुम्हारे चक्कर में? यानी अब इसको तुम्हें 22 रुपए देने, 2 रुपए देने पड़ेंगे, कंपनी को 20 रुपए, टोटल इसको कितने देने पड़ेंगे? 22 रुपीज पेमेंट करने पड़ेंगे। कितने पेमेंट करने पड़ेंगे? अच्छा चलो एक बात बताओ, एक होता है रिनाउंसर, एक होता है रिनाउंसी। रिनाउंसर वो जिसने राइट शेयर्स अवेल नहीं किए, उसने अपने राइट किसी और को दे दिए, उसको हम कहेंगे रिनाउंसर। क्या नाम देंगे? रिनाउंसर। और दूसरा जिसने उसके शेयर्स खरीद लिए, उसको हम क्या नाम देंगे? रिनाउंसी। अच्छा तुमने तो शेयर खरीदे नहीं, तुमने अपने 500 शेयर कितने में बेच दिए? 2 रुपए में। 500 शेयर कितने में बेचे? क्या शेयर बेचे? क्या बेचा? राइट। तो क्या राइट कैपिटल एसेट होती है? हाँ हाँ, राइट तो कैपिटल एसेट होती है, क्योंकि उन 5 को छोड़ दो तो बाकी सब कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड, पर्सनल इफेक्ट, स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और स्पेशल बेयरर बॉन्ड, इनको अगर छोड़ दो तो बाकी सब चीजें कैपिटल एसेट। इसका मतलब राइट भी तुम्हारी कैपिटल एसेट थी, उसको तुमने 2 रुपए में बेच दिया, उसको तुमने 2 रुपए में बेच दिया, तो तुम्हारा तो कैपिटल गेन हो गया। हाँ या ना? चलो बताओ सेल कंसीडरेशन कितना लिखोगी? 500 शेयरों को 2 रुपए में बेचा, यानी 1000 रुपए में बेच दिया। ये राइट को तुमने क्या कर दिया? सेल कर दिया। माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नील। बोलो ना, ये क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। कितना? नहीं दादा ऐसे थोड़ी ना होता है। ये बताओ ना, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? ऐसे कैसे कैपिटल गेन? अरे ये तो बताओ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बोलो प्रवीण, हाँ बताओ, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? कैसे देख लोगे भाई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? कहां से कैलकुलेट करोगे? इसने खरीदे थे क्या शेयर्स? जिस दिन तुमको राइट दिया गया ना, दैट वाज द फर्स्ट डे टू हेल्ड अ कैपिटल एसेट, दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ होल्डिंग अ कैपिटल एसेट। और जिस दिन तुमने इसको वो राइट बेचा है ना, तुमको राइट ऑफर किया गया, उस दिन से कैलकुलेट करो कि तुम्हारे पास एक कैपिटल एसेट आ गई। उस दिन तक कैलकुलेट करो जब तक तुमने इसको बेच नहीं दिया। इसको मतलब इसको शेयर्स या राइट्स न बेच दिए। पक्की बात है ना? तो होल्डिंग पीरियड की सबसे बड़ी लोचा आएगी। क्या आएगी? होल्डिंग पीरियड, पीरियड ऑफ होल्डिंग। कहां से कहां तक लोगे? डेट ऑफ ऑफर से लेकर के डेट ऑफ ट्रांसफर। पक्की बात है ना? ये हो जाएगी होल्डिंग पीरियड। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म ही होता है, इतनी बड़ी होल्डिंग पीरियड होगी नहीं कि 36 महीना कंपनी आपके ऑफर का इंतजार करे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट तो करेंगे ना। अब रिनाउंसी के लिए बात करते हैं। सुन, तुम्हारे लिए
इसके लिए इसने वो 1000 शेयर लिए और 500 रुपए के हिसाब से बेच डाले, वो 1000 शेयर लिए और 500 के हिसाब से बेच डाले, तो सेल कंसिडरेशन ये लिखेगा 1000 शेयर 500 रुपए के हिसाब से सेल, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसके लिए कितनी है, 20 या 22, 22। 2 रुपए तूने इसको दिए थे और 20 रुपए तूने कंपनी को दिए थे, टोटल हर एक शेयर पर 22 रुपए हो गए। कितने हो गए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये ले लोगे, रिनाउंसर प्लस कंपनी, बोलो ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये आ जाएगा उसके बाद क्या, कैपिटल गेन। प्रॉब्लम इतने भी वही आई कि सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे, बोलो जिस दिन शेयर इसको अलॉट हुआ हो, ट्रांसफर नहीं, जिस दिन इसको शेयर अलॉट हुआ हो, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर के टू डेट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि तूने भी तो बेच दिए, बेचे तभी तो कैपिटल गेन आया, ये है तुम्हारा पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब क्लियर है? राइट शेयर्स, राइट शेयर खुद अवेल करेंगे तो डू नॉट वरी, बी हैप्पी। लेकिन अगर बेटा रिनाउंस कर दिया तो बीमारी शुरू, रिनाउंसर के लिए अलग, रिनाउंसी के लिए अलग। रिनाउंसर इसके लिए, इसने तुम्हें 2 रुपए में बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया अपना राइट, इसके लिए कैपिटल गेन हो गया। कब से कब तक? डेट ऑफ ऑफर से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक। तूने भी वो शेयर्स रखे और तूने 2 जगह पेमेंट की, एक तो रिनाउंसर को पेमेंट किया 2 रुपए और 20 रुपए कंपनी को पेमेंट किया, तो तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 22 हो गया, बोलते हो ना। 22 रुपए इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, 22 रुपए की चीज को इसने फिर 1000 रुपए या 500 रुपए में बेच दिया, सेल कंसिडरेशन आ गया, कैपिटल गेन इसके हाथ में भी। लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां तक? बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक। पक्की बात, नोट कर लो। हटा रहे। अब क्या बचा? नहीं बोलो, क्या बचा? हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विज, अब तक देखो ना, सेक्शन 55 में देखा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में 2 पार्ट में बांटा। पहला, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, और
गुडविल ऑफ अ बिजनेस, इन तीन चीज़ों का हमेशा निल लेते हैं। पक्की बात है ना, इन तीन चीज़ों का हमेशा निल लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर 1/481 के पहले किया गया हो किसी दूसरी एसेट्स पर तो उसको निल ले लेते हैं, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/481 या उसके बाद किया गया हो तो उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब बात की मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, जो सेक्शन 55 में ही डिफाइन किया गया है 3 पार्ट में। पहला, सेल्फ जनरेटेड एसेट क्या होती हैं, ये 7 होती हैं। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू कैरी ऑन इन बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर एनी आर्टिकल और थिंग, लूम आर्स, रूट परमिट, टेनेंसी राइट एट ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस। इन 7 चीज़ों का सेल्फ जनरेशन अगर किया गया है तो निल, अगर एक्वायर किया गया है तो एक्विजिशन प्राइस, दैट्स इट। आगे बढ़े। शेयर्स की बात की गई थी, ओरिजिनल शेयर्स 1/481 के पहले है तो कॉस्ट या 1/481 का एफएमवी जो हायर होगा। दूसरा, 1/481 के बाद है तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बोनस शेयर की बात की गई, पहले खरीदो या बाद में खरीदो हमेशा निल पे ही मिलेगा। तो 1/481 के पहले अगर किया खरीदा गया है तो एक्चुअल कॉस्ट निल, या कॉस्ट एफएमवी जो दोनों में से अधिक हो तो अधिक हमेशा क्या होगा, एफएमवी 1/481 का। अगर 1/481 के बाद का है तो 0, निल, वही तो लिखवाया है निल। राइट शेयर की अगर बात करें तो राइट शेयर या तो अवेल करेंगे या तो रिनाउंस कर देंगे। अगर अवेल किया है तो सेम ओरिजिनल शेयर वाला हिसाब किताब कॉपी पेस्ट कर देना। अवेल नहीं किया है, रिनाउंस कर दिया है तो बेटा रिनाउंसर के लिए अलग और रिनाउंसी के लिए अलग। रिनाउंसर का मतलब जिसको ऑफर मिला तो उसने अपना राइट छोड़ दिया। जब उसने राइट छोड़ा तो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय सेलिंग इट। अगर वो सेल कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल गेन अराइज हो रहा है। जितने में सेल किया है कैपिटल गेन आ जाएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो निल है। लेकिन प्रॉब्लम आती है पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ऑफर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। But while we are just going to calculate the amount of capital gain in the hands of the renouncee when he transfers those shares to the other one, तो इसके लिए कॉस्ट क्या होगी, 2 होंगी। पहली, इसने जो इसको दिया था 2 रुपए और इसने जो कंपनी को दिया था 20 रुपए, इन टोटालिटी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बिकम ₹22। हाँ है ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लियर हो गया ना। व्हाट अबाउट द पीरियड ऑफ होल्डिंग, दैट इज द नॉर्मल वन बिकॉज ही इज द अलॉटी। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट्स इट। क्लियर हुआ? यहां तक अब तक हम लोगों ने देखा। लास्ट पॉइंट है अदर एसेट्स, और हमें नहीं लगता हमको ये बताना भी चाहिए, शर्म आती है बताते हुए, नहीं बताना चाहिए। तो तुम लोग मास्टर हो गए ना, क्या बताऊं? बिफोर 1/481, ऑन और आफ्टर 1/481, बोलो क्या लिखोगे? नहीं बोलो क्या लिखोगे? कॉस्ट और एफएमवी कब की, जो दोनों में से कम हो। तो हमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें क्या आ रही है शर्म हमको आ रही है, पता तुम लोग को चल रहा है इधर देखो, तो एक्चुअल कॉस्ट सोचना है क्या, कुछ हो गया खत्म। क्या बताएं इसमें? एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं? चलें? क्वेश्चन,
एक काम करना, सुनो 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 सुनो, थोड़ा पहले सिंपल बना देते हैं ना, क्यों लोचा डालें। गुडविल की जगह तुम लोग बिल्डिंग लिख देना। नाइन्टी एट 99 का चाहिए ना, 351, और 2014-15 का चाहिए 1024। ये प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट कर सकते हो कैपिटल गेन, आराम से हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा, जरा सॉल्यूशन दो। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ, बोलो। 10th ऑफ मे 98 से लेकर 1 अक्टूबर कैसे ले लोगे, मैंने पहले भी मना किया है। बताओ ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है या नहीं? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो कौन सा कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा? लॉन्ग टर्म होगा तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लो, कितने में सेल किया गया है? 10 लाख में, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात आई, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 इंडेक्सेशन वाला। बताओ कितने में खरीदी गई थी? 2 लाख डिवाइडेड बाई 351 CI for the year in which the asset was first held by the SSE multiplied by the year of transfer CII। हाँ बोलो, 11 है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 4,16,525। सिंपल था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं, हटा रहे, नोट हो गया, लिख लेना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको हटा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बताओ क्या लेंगे आप लोग? 50,000, मतलब चाय पानी नहीं पूछ रहा हूँ 50,000 या 1 लाख? अगर 1,481 के पहले है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ। क्लियर है? 10 में 78 हो गया ना। क्या लोगे यहां पे? 1 लाख या 50,000? और बेस क्या लोगे फिर? 81 82 का हमेशा कितना होता है? बताओ कितना आ गया? दस लाख 24,000। तो लॉस कितना आ गया? 24,000। ये लॉस हो गया, नोट कर लो इसको तुरंत।
क्वेश्चन चेंज, नोट करें फिर से, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। कितने लोगों को लगता है वो कर लेंगे? कब से? 98 से? कितना आ जाएगा यहाँ पे? कॉस्ट, ये बेस कितना आएगा? आएगा भी कि नहीं? आएगा भी कि नहीं? इंडेक्सेशन लेंगे भी कि नहीं? बोलो भाई। गुडविल का क्या हम इंडेक्सेशन लेंगे? बोलो हाँ। गुडविल का क्या हम इंडेक्सेशन लेंगे? नहीं नहीं, बोलो हाँ। नहीं, इतनी मार खाओगे तुम लोग, मतलब हम जो बोलेंगे उसका उल्टा करना है। हम सही बोल रहे हैं, बोलो हाँ। इंडेक्सेशन लेंगे या नहीं? हाँ। कहाँ मैंने मना किया, बस हमको ये बताओ। मैंने तो आज तक कभी नहीं मना किया इंडेक्सेशन लेने से। कभी मैंने मना किया कि इंडेक्सेशन नहीं लेंगे? बोलो ना। नहीं, ले लो, दिक्कत क्या है? कितने का था? 351। बताओ कितना आया था? 5,83,000। नहीं बोलोगे? तो आ गया था 4,16,525। सही है। मैंने कहीं मना किया है इंडेक्सेशन लेने से? मैंने तो कभी नहीं मना किया। क्यों? क्वेश्चन नंबर, खांस लो, छींक लो। बताओ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये याद रखो। आधा मिनट बहुत होता है। अब हम 98 से करेंगे क्या? पूरा क्वेश्चन लिखना है, याद रखना। अगर फ्यूचर में अपने आप को सेफ रखना चाहते हो कि फ्यूचर में कभी कोई गलती ना हो हमसे, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं पूरा क्वेश्चन नोट करते जाना। चलो, यहां कितना आ जाएगा? बोलो भाई। कितना आएगा ना? जरा देखो, अब पलटो जो तुम लोगों ने गलती की। बस यही समझाने के लिए इतना लोचा लिया मैंने। अभी अभी मैंने तुम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का चार्ट बनवाया है थोड़ी देर पहले, जिसमें सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के नीचे मैंने कहीं लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,481 या उसके पहले या उसका बाद। पूरे चार्ट में सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के नीचे मैंने केवल इतना लिखवाया है, खरीदा है तो कॉस्ट, नहीं खरीदा है तो जीरो। कहाँ मैंने लिखवाया? उसको छोड़कर मैंने बाकी दोनों में लिखवाया। 1,481 के पहले, 1,481 के बाद, 1,481 के पहले, 1,481 के बाद, सब में लिखवाया, हर जगह लिखवाया। लेकिन पहले वाले चार्ट में छोड़ करके ढंग से देखो ना। सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में मैंने कहीं नहीं 1481 का वर्ड यूज किया है। बात खत्म हो गई। कॉस्ट कितनी? इसको कभी भी 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देते। अब क्लियर है? 5,12,000।
क्यों नील होनी चाहिए बताओ? कॉस्ट और 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। बोलो हाँ या ना, पहले तो सुन लो। अब यहाँ 1,481 की वैल्यू नहीं मिल रही है तो कॉस्ट विच एवर इज हायर, अपने आप 50,000 आ गया। क्यों नील होगा? क्यों नील होगा? अरे बेटा खरीदा है, लिखा है मैंने, खरीदा है गुडविल को, मैंने जनरेट नहीं किया है, खरीदा है। क्या लिखा है? अगर खरीदा हो तो एक्विजिशन कॉस्ट कितना आ जाएगा? 4,88,000। दिस इज योर गेम एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया टॉपिक? अगर ये चारों पॉइंट दिमाग में रहेगा तब जा करके तुम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ओके, टाटा बोले। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। नहीं है कहीं? चारों क्वेश्चन समझ में आ गए? कसम खाई हम लोगों ने कौन सी? कि अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट से 1,481 के पहले हो या बाद में हो, खरीदा गया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता 1,481 की फेयर मार्केट वैल्यू का। नहीं खरीदा गया है तो जीरो, बात खत्म। इंडेक्सेशन देने से मैंने कहीं मना नहीं किया है, अब समझ में आई बात? इंडेक्सेशन देने से मना नहीं किया है। मना किया है क्या कहीं? क्लियर? थैंक यू, टाटा और बाय बाय।